अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास एक डॉक्यूमेंट साइन कराने जाती हैं। वो डॉक्यूमेंट कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि वो डॉक्यूमेंट था देश भर में आपातकाल लगाने के लिए। आधी रात में पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया, जिसके बाद विरोधी नेताओं को उठाकर रात में ही जेल में डाल दिया गया। लोगों के मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए गए और प्रिंटिंग हाउसेस की बिजली काट ली गई ताकि अगले दिन कोई अखबार प्रिंट ना हो सके। ये इमरजेंसी अगले 21 महीनों के लिए देश भर में लागू रही, जिसमें सामाजिक परिवर्तन के नाम पर न जाने कितने बल का उपयोग किया गया और संविधान में न जाने कितने अमेंडमेंट्स करे गए। इसी का एक उदाहरण है फोर्स्ड स्टरलाइजेशन। दरअसल संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, उन्होंने फैमिली प्लानिंग के लिए एक प्रोग्राम चलाया जिसमें फोर्स्ड स्टरलाइजेशन यानी जबरन नसबंदी करी गई। इसके अंतर्गत गरीब लाचार लोगों को सबसे पहले टारगेट किया गया और गांव के गांवों को घेर लिया जाता था। पुलिस के बल से लोगों को हॉस्पिटल तक लाया जाता था और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ तक कि सरकारी ऑफिसर्स तक को टारगेट दिए गए 1 या 2 नसबंदी महीने में लाने के लिए। जो भी बनना चाहे उसे हम बना तो देंगे, लेकिन साथ साथ उसे महीने की 2 नसबंदियां लानी पड़ेंगी। पूरे कार्यक्रम के चलते 62 लाख लोगों की को स्टेरलाइज कर दिया गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए गलत ऑपरेशन के कारण। इसके अलावा प्रेस, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है, उसे भी सेंसर कर दिया गया। हर मीडिया हाउस में एक सेंसर ऑफिसर बैठता था जो हर खबर को जांचता था और सरकार के विरोध लिखने वाली कंपनी को या प्रेस को केस तक हो जाता था, उसके एडिटर्स को जेल तक भेज दिया गया, जिसका विरोध करने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे बड़े अखबारों ने अपने एडिटोरियल पेजेस को खाली छोड़ना शुरू कर दिया। पर भारत, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आखिर उसमें इमरजेंसी जैसा कठोर कदम उठाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? हमारे देश में पहली बार नहीं था जब इमरजेंसी लगाई जा रही थी। ऐसा पहले भी हो चुका था। 1965 में इंडिया चाइना वॉर, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, दोनों समय हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई। पर ये तीसरी इमरजेंसी अलग थी, क्योंकि इस बार इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर लगाई गई। पर क्या इंदिरा गांधी सच में इतनी मजबूर हो गई थी कि उनके पास इमरजेंसी के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही ना बचा था, या इसके पीछे कोई और कारण थे? चलिए एक एक करके जानते हैं उन सभी कारणों को जिनके तर्क पर हमारे देश का सबसे काला अध्याय लिखा गया, लोकतंत्र का सबसे काला धब्बे को पनपने दिया गया। मार्च 1971 इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ सत्ता में आती हैं, जिसके बाद दिसंबर के महीने में उसी साल इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह खदेड़ दिया, जिसका सारा क्रेडिट मिलता है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अब इतनी बढ़ चुकी थी कि माँ दुर्गा का रूप उन्हें पुकारा जाने लगा। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय विरोध दल में थे, उन्होंने भी द आयरन लेडी और माँ दुर्गा जैसे नामों को उपयोग किया इंदिरा गांधी को संबोधित करने के लिए। इसी के साथ साथ जब 1972 में स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, तो तमिलनाडु राज्य को छोड़कर पूरे देश भर में कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। यहाँ कांग्रेस बहुत ऊपर जा चुकी थी, एकमात्र पार्टी बनकर उभर चुकी थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सरकार तो बना ली थी, पर यह शुरुआत थी उस दौर की जब महंगाई दर वहां पहुंच गया जहां तक वो आज तक नहीं पहुंच पाया। जो महंगाई दर 1971 में 3% के आसपास था, वो 1974 का अंत आते आते 28.60% तक पहुंच चुका था। इसके कारणों को अगर जाने तो 1972 और 73 के लगातार मानसून फेल होने को बताया जाता है, जिसमें कई प्रदेशों में सूखा पड़ गया और साथ ही साथ 1973 में क्रूड ऑयल क्राइसिस आया, जिसके कारण पूरे विश्व भर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस 2% तक बढ़ गए, जिसकी सीधी मार पड़ी गरीब और मिडिल क्लास लोगों की जेब पर।
जिसके बाद गरीबी और महंगाई से पूरा देश जूझ रहा था और इसी महंगाई और गरीबी ने जन्म दिया सामाजिक अस्थिरता को। दरअसल गुजरात के चीफ मिनिस्टर चीमनभाई पटेल पर करप्शन के आरोप लगने लगे और उनकी रिजिग्नेशन मांगने लगे लोग। 20 दिसंबर 1973 के दिन एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर चले गए 20% हॉस्टल फीस एंड फूड प्राइसेस के बढ़ जाने पर। धीरे धीरे मिडिल क्लास लोग और फैक्ट्री वर्कर्स जो महंगाई से परेशान थे वो भी इन स्ट्राइक्स में जुड़ने लगे। दूसरी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी स्ट्राइक पर जाने लगे और इस पूरे आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया गया, जिसे लीड करने के लिए स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और लॉयर्स ने मिलकर नवनिर्माण युवक समिति का गठन किया और धीरे धीरे चीमनभाई पटेल के इस्तीफे की मांग होने लगी, जो आगे बढ़कर विधानसभा भंग होने तक बढ़ गई। 25 जनवरी 1974 के दिन पूरे गुजरात राज्य में स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें राशन की दुकानों को लूटा गया, पुलिस के साथ झड़प हुई, बसों को जला दिया गया और बीच रोड पर रोककर जाम लगा दिया गया, जिसके बाद कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और इस पूरे कार्यक्रम में हजारों लोग घायल हो गए, 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 8000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ तक कि शांति स्थापित करने के लिए 28 जनवरी के दिन आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा और आखिर में इंदिरा गांधी को इन प्रोटेस्टर्स की मांग के आगे झुकना पड़ा और 16 मार्च के दिन उन्होंने गुजरात की विधानसभा को भंग कर दिया। नवनिर्माण आंदोलन की सफलता को देखकर दूसरे कोने में बिहार राज्य के अंदर भी स्टूडेंट्स मोर्चा लेकर खड़े हो गए और जेपी मूवमेंट की शुरुआत हुई। जेपी मूवमेंट ने अंत आते आते कांग्रेस की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। दरअसल शुरुआत में स्टूडेंट पार्टीज महंगाई और बेरोजगारी का विरोध करने लगे थे और अब्दुल गफ्फार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे उनके रेजिग्नेशन की मांग करने लगे। BCSS यानी बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट बनाया गया लालू प्रसाद यादव को। बिहार छात्र संघर्ष समिति ने 18 मार्च 1974 के दिन बिहार विधानसभा को घेरने का निर्णय लिया, जबकि उसी दिन बजट सेशन था, जिसके कारण पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इसी घटना के बाद इस आंदोलन ने एक अलग ही रुख ले लिया। इसमें जयप्रकाश नारायण ने भाग लिया। जयप्रकाश नारायण जो एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे और अब समाज सेवा में लीन थे, उनके जुड़ने के बाद यह आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जयप्रकाश नारायण के जुड़ने के बाद यह आंदोलन बिहार की विधानसभा के साथ साथ केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल उठाने लगा था। 5 जून के दिन पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक रैली करी, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों ने उन्हें सुनने के लिए आए और उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, गलत पॉलिसीज लाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार को घेरा। ये आंदोलन अब जनता बनाम सत्ता का हो चुका था। 5 जून के दिन ऐसा लगा जैसे पूरा बिहार उठ खड़ा हुआ हो सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। जयप्रकाश नारायण अब धीरे धीरे जनता पार्टी का निर्माण करते हैं और देश भर में दौरे करते हैं विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने के लिए, ताकि कांग्रेस को सत्ता से दूर करा जा सके। इसी के साथ साथ मई के महीने में एक अलग नाम उठकर सामने आता है, जो है जॉर्ज फर्नांडिस। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 20 दिन की रेलवे स्ट्राइक्स को लीड किया, जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्शन में से एक है। इस पूरी स्ट्राइक्स में 17 लाख से ज्यादा रेलवे वर्कर्स ने भाग लिया और ये पूरे 20 दिन तक चली, जिनकी सीधी मांग थी कि लोकोमोटिव स्टाफ की 8 घंटे फिक्स्ड वर्किंग और उनकी सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी। पर इंदिरा गांधी सरकार ने इस स्ट्राइक्स को बहुत बुरी तरह कुचल दिया। उनकी फैमिलीज को गवर्नमेंट क्वार्टर से निकाल कर फेंक दिया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, लाठी चार्ज करी गई।
जिसके बाद इंदिरा गांधी की छवि अब और भी खराब होने लगी थी। देश में उनके खिलाफ हवा चलना शुरू हुई थी कि 12 जून 1975 के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी नींद उड़ाकर रख दी। 12 जून 1975 के दिन दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली थी गुजरात के री इलेक्शन का रिजल्ट, जिसमें कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा, और दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 लोकसभा इलेक्शंस को रद्द कर दिया इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस के बेसिस पर। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया और अगले 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया। दरअसल 1971 लोकसभा इलेक्शन में रायबरेली की सीट से इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ केस फाइल किया, जिसपे उन्होंने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब और पैसे का उपयोग करके वोटर्स को मैनिपुलेट किया है और उन्होंने सरकारी रिसोर्सेज का उपयोग किया है। यहां तक कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर भी सरकारी ऑफिसर थे। और इस वर्डिक्ट के आने के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट और भी तेज होने लगे। इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू हुई और दोनों पक्ष से प्रोटेस्टर्स सामने आने लगे। इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून के दिन इसको सुनवाई करी और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ खड़े रहे और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी अभी अगली हियरिंग तक तो प्रधानमंत्री रह सकती हैं, पर उनको वोट देने का अधिकार नहीं, वो लोकसभा में किसी भी बिल पर वोट नहीं कर सकती। अगले दिन 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज कराई गई जयप्रकाश नारायण द्वारा, जिसमें लाखों लोग दूर दूर से उनको सुनने के लिए आए और उन्होंने अपना भाषण को रामधारी सिंह दिनकर की कविता से शुरू किया, जो थी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उन्होंने 80 मिनट के भाषण में कई मुद्दों को सामने उठाया, इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग बहुत जोर से करी और उन्होंने सरकारी एम्प्लॉयज को मना किया इस भ्रष्ट सरकार के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए। इसी रात इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी देश में लागू कर दी, जो अगले 21 महीने तक लागू रही। कुछ महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को वापस ले लिया और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद पर उठे सवालों को रद्द कर दिया गया। संविधान में अमेंडमेंट करे गए कि प्रधानमंत्री पद पर जो भी इंसान है उसके इलेक्शंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ 1976 में जो इलेक्शंस होने थे उन्हें रद्द कर दिया गया। पर 1977 में जब इमरजेंसी हटा दी गई और दोबारा इलेक्शंस कराए गए, तो इंदिरा गांधी सरकार पूरे इतिहास में पहली बार हार का सामना करती हैं। जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार बनाती है। ये पहली बार था जब आजादी के बाद किसी गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप भविष्य में ऐसे ही किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे प्लीज कमेंट कर दीजिए। कोई भी सुधार कार्य जो हम आपके लिए कर सकते हैं उसको भी आप कमेंट कर हमें अपनी राय भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।